जब 370 के बाद जिस तरीके से कश्मीर में पाबंदियां लगाई गई थी, तब मैंने इस्तीफा दिया था ये कह के कि मुझे बोलना है, बोलने की जरूरत है, और जो भी चीज आप देश हित में है बोल के जब लाओगे और उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो तुरंत उसको देशद्रोही बनाना बहुत आसान है। क्योंकि सरकार यही बोल के कोई भी कानून लेके आता है या कोई भी चीज लेके आते हैं बोल के कि ये देश हित में है, तो सरकार जब डिसाइड करेगा कि देश हित में क्या है और देश के हित में क्या नहीं है, तो सरकार का आलोचना ही देश की आलोचना हो जाती है। फिर सरकार का विरोध करना ही देश की विरोध करना हो जाता है, और एक कानून का या फिर एक पॉलिसी का भी विरोध करना जो है देशद्रोह बन जाते हैं। तो उस वक्त ये मुझे लगा था कि जिस तरीके से पाबंदियां लगाई गई थी काफी लंबे टाइम तक, ना लोगों को बोलने दे रहे थे, ना टेलीफोन थे, ना इंटरनेट थे, ना कई सारे लोगों को एक सीएम जो चाहे एमपी थे सबको अंदर कर दिए गए थे, और ऐसे लगा कि कोई बोल नहीं रहा। जैसे हमारे वक्ताओं ने भी कहा, मुझे लगा बोलना चाहिए। ठीक है, आईएएस एक नौकरी है, कर रहे थे, पर इसमें रहते हुए बोलना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे कंडक्ट रूल्स है, तो ये इसको छोड़ देते हैं, इस्तीफा देते हैं और उसके बाद अपनी बात रखते हैं। बात है कि 6 साल हो गया, मेरी इस्तीफा अभी तक मंजूरी नहीं, वो वैसे की वैसे रखा हुआ है। क्या है मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम, पर इसका ये भी मतलब है कि मैं अभी भी जो भी बोलूं वो भी ऐसे ही होगा कि मैं सर्विस में रहते हुए बोल रहा हूं, इसलिए सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं, इसलिए मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। पर बोलना जरूरी समझा, और उसी दौर लोगों से मिलने लग गए। करीबन 2019 अगस्त की बात है, जब अगस्त एंड की बात है, जब चेन्नई में एक टॉक में गया और ऐसे मैं कह रहा था कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। आप जो भी निर्णय लेना है, सरकार का जो भी निर्णय लेने का अधिकार वो तो है, पर उसके प्रक्रिया, उस पर अपना रिएक्शन देने का जो राइट है, हक है, वो जनता का रहता है, उसको आप छीन नहीं सकते। आप इंजेक्शन भी दे दो, फिर रोने का हक भी छीन दो, ये सही नहीं। तो ये मैं बोल रहा था, तो एक लड़की थी चेन्नई में स्पीच में, तो उसने ऐसे उठ के बहुत इमोशनली बोला कि ये सब फालतू की फ्रीडम ऑफ राइट, ये सब जो आप कह रहे हो थियोरेटिकली बहुत अच्छा लगता है सुनने में, पर अगर मैं नागरिक ही नहीं रहूंगी तो ये कौन सी राइट की बात कर रहे हैं आप। तभी मेरा जो एक्सपोजर था सीए एनआरसी को लेकर वो हुआ। शी वाज फ्रॉम बंगाल, तो तभी मैं महाराष्ट्र आया वापस, एंड शी वाज हिंदू, शी इज हिंदू। सो महाराष्ट्र आया और कहीं किसी से बात करने लग गया, तो 2 मुस्लिम फ्रेंड्स थे, उनसे बात किया और उनसे यही मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बात हो रहा है उधर, और शी इज वेरी स्केर्ड, उसको डर लग रहा है बहुत। तो इन्होंने इमीडिएटली मुझे अभी भी याद है, एकदम सफेद दाढ़ी, एकदम आंखों से ना आंसू निकलने लगे, वो दाढ़ी में ऐसे, और बोला कि कनन तुम्हें आइडिया नहीं है हम लोग क्या डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मुंबई में। तब मुझे लगा इसके खिलाफ तो कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो ट्रैवल करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा। तो उसने एक बात कही मुझे कि मेरा जो दादा है वो शायद सुभाष चंद्र बोस के साथ आईएनए में लड़ाई किए थे, तो उनका कुछ सर्टिफिकेट होगा, वो अगर मिल जाए तो हम सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने बिल्कुल जोश में उसको कहा कि अगर वो मिल भी जाए ना तो तुम जला देना उसको, क्योंकि तुम्हारे पास तो है, बाकी लोगों के पास ऐसे सर्टिफिकेट तो होगा नहीं, तो वो क्या करेंगे अपनी नागरिकता प्रूव कर। तो उसने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया, तो बोला कि कर्नल तुम सारे कागज जला सकते हो, फिर भी तेरे ऊपर कुछ नहीं आएगा, मैं सारे कागज इकट्ठा करूं तो भी मेरे ऊपर आ सकता है, तो तुम मुझे लेक्चर मत दो, ये फालतू के लेक्चर मुझे मत दो। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ मेरे पास भी नहीं है, पर मुझे वो डर ही नहीं है। मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुझे वो डर ही नहीं अंदर, क्योंकि प्रिविलेज है, वो प्रिविलेज का एहसास हुआ। तब मुझे लगा कि अब नौकरी तो रही नहीं इस्तीफा देने के लिए दोबारा, तो ट्रैवल करना चाहिए।